स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जो हम लोग ये 1100 महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज जो देख रहे हैं उसमें पार्ट 4 तक कंप्लीट कर दिया गया है। आज से हम लोग साइंस का जो है आज वो पोर्शन देखेंगे अभी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम लोग फिजिक्स को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड डैश होते हैं। तो निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का जो है त्वरण समान होता है। अगला क्वेश्चन है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो पृथ्वी के अक्षांश पे निर्भर करता है। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार जो है वो बढ़ता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी हमको वस्तु के डूबे भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और ये जो है ये आर्किमिडीज का जो है सिद्धांत का वो पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है तो पदार्थ का घनत्व बट्टे प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व, यही किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाते हुए कोई कूली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो देखिए क्षैतिज तल पे वो चल रहा है तो किया गया कार्य 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो उसकी चौगुनी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है? चौगुनी हो जाती है। यानी यहाँ पर हम देखें अगर आधा करेंगे 1/2 करेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगा, यानी उसका जो है वो ये चौथाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगर किसी वस्तु का हम संवेग को अगर हम तिगुना करते हैं तो उस वस्तु की जो है वो गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड समय लगता है तो उसकी शक्ति कितनी है? 0.5 किलोवाट। अगला है कि आवृत्ति भी तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल भी दी जाती है, तो इसका संबंध पूछा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज है। इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी है? तो वही रहेगी जो ध्वनि स्रोत की है। एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, तो ये जो है आपका नली में बारंबार परावर्तन द्वारा जो है ये संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीक का व्यवहार किया जाता है वो क्या है? तो वो जो है हमारा वो सोनार होगा, और सोनार में जो है आपका पराश्रव्य तरंगे का उपयोग किया जाता है। अगला है कि मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा होता है वो क्या है? तो वो कर्ण पल्लव या कोकिला है। भार का एसआई मात्रक होता है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है पानी के लिए, जो है वो आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः डूबी होती है तो उसके भार में आभासी कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के डैश होता है, तो ये जो है हमारा उसके भार के बराबर होता है। नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व से डैश है, तो नमकीन पानी का जो घनत्व है वो शुद्ध पानी के घनत्व से अधिक होता है।
अगला क्वेश्चन है कि ताप को किस युक्ति द्वारा मापा जाता है? तो ताप को जो है हम लोग वो थर्मामीटर युक्ति के द्वारा मापते हैं। सबसे पहला थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा जो है वो सबसे पहले थर्मामीटर का उपयोग किया गया, आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है? डिग्री सेल्सियस जो है वो ताप का एसआई मात्रक हो जाएगा। अगला है कि द्रव में शीतलन की दर समानुपाती होती है, तो ये द्रव और परिवेश के ताप के बीच के अंतर के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है कि भुने हुए गर्म भोजन को चमकदार एल्युमिनियम पन्नी में पैक किया जाता है क्योंकि ये ऊष्मा का डैश है, तो ये ऊष्मा का जो है ये बुरा विकिरक है, ठीक है, इसीलिए उसमें जो है खाना गर्म भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त होता है 100 भागों में विभक्त होता है। बर्फ़ का गलनांक निकालने के लिए चूर्ण किए गए बर्फ़ को रखा जाता है कांच के कीप में जो है चूर्ण किए हुए बर्फ़ को हम लोग रखते हैं। पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर के द्वारा पानी का क्वथनांक जो है वो निकाला जाता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है 76 सेंटीमीटर होता है, ये पारे के दाब के बराबर होता है। 656 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक भी बढ़ेगा, यानी जब वायुमंडलीय दबाव बढ़ेगा तो पानी का क्वथनांक भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन के साथ कौन सी राशि का अंतरण होता है? तो ऊर्जा का जो है वो अंतरण होता है। जब ध्वनि तरंग विरल से सघन माध्यम में चलती है तो इनमें से किसका परिवर्तन नहीं होता है? तो वो जो है आपका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की परिवर्तन नहीं होती है। ठोस और द्रव में ध्वनि का चाल है, ठोस और द्रव में जो है वो ध्वनि का चाल गैस में उसकी चाल से अधिक होती है। ध्वनि तरंग चल सकती है तो द्रव्यांक माध्यम में किंतु निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि प्रतिध्वनि की कौन सी घटना है? तो प्रतिध्वनि जो है वो ध्वनि की परावर्तन की घटना है। 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को क्या कहते हैं? तो हम लोग इस तरंग को पाराश्रव्य तरंग जो है वो हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदिश राशि कौन है? तो दिए गए विकल्प में त्वरण जो है हमारा वो हमारा सदिश राशि है। कोणीय वेग का मात्रक क्या है? रेडियन प्रति सेकंड जो है वो कोणीय वेग का मात्रक है। वेग, विस्थापन तथा समय में क्या अंतर है? तो वेग बराबर होता है विस्थापन और बट्टे में समय। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को हम लोग दोलनी गति के नाम से जानते हैं। बल को होता है तो परिणाम और दिशा, बल में सीधे यह यहाँ ऐसे होना चाहिए, बल में होता है तो परिणाम और दिशा दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में a त्वरण उत्पन्न करता है तो a समानुपाती 1/m हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग यानी मोमेंटम के बारे में हमसे पूछा है, तो किसी वस्तु का जो संवेग है ये द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षक नियतांक कितना है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए? तो दोनों वस्तुओं का अगर हम द्रव्यमान को दुगुना कर देंगे तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान Gp तथा विषुवत वृत्त पर ध्रुवीय त्वरण का मान Ge हो तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही है? तो वो होगा Gp > Ge। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना जो है
वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला चलिए कि दाब यानी प्रेशर कैसे मात्रक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर सही जवाब हो जाएगा। किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डूबकर प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के होने चाहिए, तो ये जो है ये द्रव के घनत्व का जो है ये कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के घनत्व का मान होता है 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो और किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी हो तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार क्या होगा, तो वो होगा 500 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बराबर है, तो 1 न्यूटन जो है आपका वो 1 जूल के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में होती है तो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो कम होती चली जाती है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण होता है स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, शक्ति का जो है मात्रक है किलोवाट घंटा। जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु को ऊंचाई दुगुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी जो है वो दुगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है, 60 किलोग्राम का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा, तो वो 42,336 जूल कार्य जो है वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग दैर्घ्य का मात्रक है, तो उपयुक्त सभी नैनोमीटर, मीटर और एंगस्ट्रॉम जो है ये तीनों जो है ये तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। अगला है कि अनुदैर्घ्य तरंग की रचना होती है तो एक संपीड़न और एक विदलन से। किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति के महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं, तो महत्तम विस्थापन को तरंगों का हम लोग आयाम कहते हैं। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर जो है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी पर ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को श्रव्य तरंग कहते हैं। यदि किसी माध्यम में किसी तरंग की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज है तो उसका आवर्तकाल होगा, उसका आवर्तकाल जो है आपका वो हो जाएगा 0.0001 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा हो गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या है, तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा आभासी और सीधी होगी। वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस जो है ये कांच का उत्तल लेंस है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में आपका उत्तल लेंस पाया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है तो ये +1 होता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, प्रकीर्णन के कारण जो है ये आकाश का रंग नीला होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R होगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो ये है R बराबर 2f या f बराबर क्या हो जाएगा R/2, ठीक है, दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है
तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो वस्तु की स्थिति दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में होगी। अगला है हजामत बनाने के लिए हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होनी चाहिए। सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल होनी चाहिए। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसके फोकस दूरी की अपेक्षा डैश है, तो ये जो है आपका अपरिवर्तित रहती है। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो बड़ा और वास्तविक होगा। गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और गोलीय दर्पण v का संबंध है 1/v - 1/u बराबर 1/f। सही जवाब हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी, +5 डायोप्टर जो है हमारा सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस का जो है वो अभिदृश्यक होता है फोटोग्राफी कैमरे का। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, अवतल लेंस को जो है हम लोग अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। वाहनों की साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। आवर्धन का SI मात्रा क्या है, तो इनमें से कोई भी जो है ये सही जवाब नहीं है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण है, तो वो जो दर्पण है आपका वो या तो समतल है या उत्तल है। ठीक है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है, तो अपवर्तन के कारण जो है वो तालाब का जल जो है ये कम गहरा दिखता है। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होते हैं, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांशतः अपवर्तन होता है, तो ये नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर ये अधिकतर अपवर्तन होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है, लाल हमारा सही जवाब हो जाएगा। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, प्रकीर्णन के कारण। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो वो बैगनी रंग का जो किरण है उसका झुकाव सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो नेत्र के रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है, तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश का प्रकीर्णन को जो है वो प्रदर्शित करता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, निकट दृष्टि दोष जिसको है वो व्यक्ति जो है निकट की वस्तु को अच्छी तरीके से वो देख सकता है। निकट दृष्टि यहाँ पे है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब नेत्र के द्वारा बनता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, प्रिज्म के कारण प्रकाश की किरणें रंगीन हो जाती है, इसीलिए ये जो है वो 7 रंगों में बिखर जाती है। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि उनका अपवर्तनांक भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो वो जो लेंस है वो जरा दूरदृष्टि है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, तो वो आपका नीला रंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला प्रतीत होता है। नेत्र के प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को निर्धारित कौन करता है, तो वो परितारिका करता है। सिग्नलों का व्याख्या कहाँ होता है, सिग्नलों का जो व्याख्या है वो मस्तिष्क में होता है। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग
कौन किया था? तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए जो कांच का प्रिज्म है उसका प्रयोग जो है वो न्यूटन साहब ने किया था। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो ये सूर्य के विपरीत दिशा में जो है हमेशा वो इंद्रधनुष आपका बनता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो लगभग 2 मिनट पहले जो है हम लोगों को वो वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य 2 मिनट पहले दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो इसमें से जो है यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो पुंज है, न कोलाइड और न प्रकाश। तारे के टिमटिमाने का कारण है, तारे के टिमटिमाने का जो कारण है वो वायुमंडलीय अपवर्तनांक है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व 1/16 सेकेंड होता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सोलर सेल या सौर सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत को से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो 0.18 एम्पियर इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो एल्युमिनियम जो है ये चालक का एग्जाम्पल है। एक कूलाम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन के समान आवेश के तुल्य है? तो 6.26 × 10⁻18 जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट कहलाता है, तो जो 1 वोल्ट है वो 1 जूल बट्टे कूलाम कहलाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लेगी, उसका मान होगा 4 एम्पियर जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। किसी धारा के छोरों के बीच का विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं धारा I के बीच क्या संबंध है? तो R बराबर V/I का जो है वो इन तीनों में हमारा संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम निहित है, V बराबर IR में जो है वो ओम का नियम निहित है। विद्युत धारा का प्रबलता का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक जो है वो एम्पियर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रक जो है वो जूल होगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन के तार का बना होता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है? 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो है वो 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर कूलाम्ब × वोल्ट जो है ऑप्शन बी जो है हमारा वो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत में कितनी विद्युत धारा लेगा? तो 0.18 एम्पियर। अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो अमीटर को जो है हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जो अमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ना चाहिए? अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सोना जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सोना जो है चांदी यानी ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस जो है वो विद्युत बल्ब में भरी जाती है। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? तो 200 से 300 ओम का जो है वो हमारा शरीर का प्रतिरोध होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन रहता है, इसका कारण है विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। ऑप्शन बी सही जवाब है।
फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो फ्लेमिंग का बायां हाथ है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है वो संकेत करती है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का जो खोज है वो फैराडे साहब ने किया था। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा की प्राप्ति डायनेमो से होती है। चुंबकीय बल का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक जो है वो हमारा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है वो डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती और दृष्ट दोनों धाराओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की जो क्रिया है आपका वो आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो के द्वारा। किसी क्षर चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, सही जवाब हो जाएगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा का जो आवृत्ति है वो हमारा 50 हर्ट्ज होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है वो ऑस्टेड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच जो आपका लगाया जाता है गर्म तार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो आपका विद्युत मोटर होता है। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्यूज तार के लिए जो है प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होना चाहिए, दूसरा कथन सत्य है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम अति महत्वपूर्ण है, यानी इसकी आवश्यकता है। यहीं पे हमारा फिजिक्स ख़त्म होता है। तो अगला जो है हम लोग वो देखेंगे रसायन शास्त्र। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।